नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों की पूरी डोज, वो भी नॉन स्टॉप। सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान में कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ईरान इस बार और ज्यादा ताकत से हमला करेगा। बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा। वो किसी भी कीमत पर ईरान को टारगेट करेगा। हो सकता है इस बार हमले की धार और तेज हो, इसलिए ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर खामेनेई हो या फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर या फिर ईरान के राष्ट्रपति और राजदूत, सब एक ही लाइन लेंथ पर बयान दे रहे हैं। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने भी जोर देकर कहा, हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। We are ready to react and respond to any invasion. ईरान की बातों का जवाब इजराइल ने भी दिया। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा, हम जवाब देंगे। हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता कैसे लगाना है। हम जानते हैं कि सटीकता और ताकत से हमला कैसे करना है। ईरान के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन का आखिरी दम तक सपोर्ट करने का ऐलान किया है। ये भी कहा है कि हिजबुल्लाह और हमास का खुलकर समर्थन करते रहेंगे। बाइडेन के बयान के बाद क्या इजराइल ने ईरान पर हमले के टारगेट्स बदल लिए हैं? खबर है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाएगा। इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि अब ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का डेथ वारंट साइन कर लिया, क्योंकि अब इजराइल को उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने की वजह मिल गई। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को एक तरह से चेतावनी दी। खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन इजराइल के हमले प्रोपोर्शन में होने चाहिए, यानी ईरानी हमलों के जवाब के तौर पर अनुपात में ही जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। But all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. तो सवाल है कि इजराइल क्या करेगा? इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स और पॉलिटिको की रिपोर्ट्स में नई बातें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि इजराइल फिलहाल न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाले ऑप्शन को होल्ड कर रहा है, लेकिन वो इसके बदले यमन और सीरिया में ईरान के एसेट्स यानी कि उसके हथियारों और उसकी फायर पावर को निशाना बनाएगा। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पहली बार एयरबेस पर नुकसान की बात मानी है। कहा कि एयरबेस पर मिसाइलें गिरी। 2 दिन पहले 180 मिसाइल दागने के बाद ईरान ने बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था मोसाद हेडक्वार्टर से लेकर इजराइल के हर कोने को टारगेट किया, लेकिन इजराइल ने तब ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। हाँ, अब जरूर इजराइल के नेवाते में एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। नई तस्वीरों में दावा किया गया कि ईरान के मिसाइल अटैक से नेवाते में एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद माना है कि कुछ मिसाइलें एयरबेस पर गिरी, लेकिन बड़े नुकसान की बात से इनकार कर दिया। हालांकि अब ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल ने तकनीक की मदद से एयरबेस पर बर्बादी की असली जानकारी और तस्वीरें छिपाई। कहा जा रहा है कि इजराइल ने तेलनोफ एयरबेस के साथ नेवाते में एयरबेस पर डिजिटल क्राउड लगा दिए ताकि नुकसान का आकलन न किया जा सके। वैसे ईरान की मिसाइल को लेकर एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई। नेगेव रेगिस्तान पर ईरान की एक मिसाइल का टुकड़ा गिरा। बताया गया कि मिसाइल फुस हो गई थी। मिसाइल के साथ इजरायली बच्चे खेलते नजर आए। ईरान के हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है। इजराइल कह चुका है कि अब वो वक्त और जगह अपने हिसाब से चुनेगा। इजराइल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी। बताया गया कि इस दौरान हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके मारे गए। इजराइल को भी 8 सैनिकों का नुकसान। इजराइल के डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह के शेल्टर और हथियार वाले स्टोर हाउस तक पहुंच गया। इजराइल के मुताबिक उसने एयरफोर्स की मदद से बिंत जबेल इलाके में हिजबुल्लाह के हथियार वाले डिपो को नष्ट कर दिया। दावा किया गया कि अलग अलग हमले में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके मारे गए और हिजबुल्लाह के कम से कम 200 सैन्य अड्डे बर्बाद कर दिए गए। 15 लड़ाके तो बिंत जबेल में ही ढेर कर दिए गए। 98वें डिवीजन फोर्स के साथ 36वीं डिवीजन फोर्स भी अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट अटैक में जुट गई है। गोलानी ब्रिगेड ने भी 2 लड़ाकों को ढेर कर देने का दावा किया है। कल हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि इस ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के कई सैनिक मारे गए। आज इजराइल ने 8 सैनिकों की मौत की खबर कंफर्म की। 2 दिन पहले से ही इजरायली सेना ने लेबनान से बड़े पैमाने पर लोगों को इलाका छोड़कर जाने का ऑर्डर जारी किया है। बार बार कहा जा रहा है कि अवाली नदी की तरफ रुख करे, वही आपकी जान सलामत रहेगी।
इसी बीच हिजबुल्लाह ने भी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को इजराइल की तरफ दागने का दावा किया। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल की तरफ कई रॉकेट भी फायर किए गए। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है और भारी बमबारी के चलते कई इलाके बिल्कुल तबाह हो गए हैं और इसके साथ ही साथ लोगों में डर का माहौल देखा जा सकता है। 18 साल बाद बेरूत के इतने अंदर घुसकर इजराइल ने बम बरसाए हैं। बमबारी में हुई तबाही तस्वीरों से बयां होती है। बेरूत के पास जिन रिहायशी इलाकों में बम गिरे वहां बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल मौके पर मौजूद थे। सेंट्रल बेरूत का ये इलाका है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को किस तरह से इजराइल ने टारगेट किया है। ये बिल्डिंग तकरीबन 12-15 मंजिली बिल्डिंग है, लेकिन इसकी दूसरी मंजिल पर देखिए आप, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया। कितना एक्यूरेट सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया कि आसपास की बिल्डिंग को नुकसान तो हुआ, लेकिन जो दूसरी मंजिल है, दूसरे मंजिल पर जहां पर रहने की जगह बनी हुई थी वो पूरी तरह से उड़ा दी गई है। आप देखिए कितना पिन पॉइंटेड था। मौके पर मौजूद जो लोग हैं, इन्होंने जो हमें जानकारी दी है, उनका कहना ये है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग रहते थे, यानी वो लोग जो इस पूरे डिजास्टर में, इस आपदा की घड़ी में मदद करते थे उन लोगों की जिनको हेल्थ ग्राउंड पर मदद चाहिए होती थी, जिनको एवैक्यूएशन में मदद चाहिए होती थी, उन लोगों को टारगेट किया गया। लेबनान का दावा है कि इजराइल के हमले में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। हवाई हमलों के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान के लोगों को धमकी दी है। लेबनान के लोगों को कहा गया है कि आप साउथ लेबनान के 20 शहरों को छोड़कर उत्तर की ओर रुख करें। एबीपी न्यूज लेबनान की राजधानी बेरूत के पास उन सभी इलाकों तक पहुंचा जहां इजराइल की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई। इजराइल का यह हमला कितना भीषण था, कैसे रिहायशी इलाकों में बारूदी विस्फोट के बाद खौफनाक मंजर नजर आया, युद्ध क्षेत्र से जगविंदर पटियाल ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। ये तस्वीरें हम सीधी आपको बेरूत से दिखा रहे हैं। इस पूरे रिहायशी इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है यहाँ की मिलिट्री की तरफ से, लेकिन इस स्ट्राइक के बाद लोगों की आंख खुलती उससे पहले ये बिल्डिंग का निकलता हुआ धुआं और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और इस पूरे इलाके को इसलिए डेंजर जोन डिक्लेयर किया गया है क्योंकि ऐसा लगता है कि इजराइल ने इसकी मैपिंग की हुई है और यहाँ पर दोबारा हमला किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक इस रिहायशी इलाके में हो सकता है। किस तरह से गाड़ियाँ हों, घर हों, ये बच्चों की आप देख सकते हैं कि किताबें नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। बेरूत के पास दाहिद इलाके में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए। ये वही जगह है जहां 27 सितंबर को इजराइल ने हसन नसरल्लाह के बंकर को ध्वस्त किया था और उसे मार गिराया था। वॉर जोन के सबसे निडर रिपोर्टर यहां भी पहुंचे। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास इजरायली फोर्सेस ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं बेरूत के राजधानी के पास उस इलाके की जो एक रिहायशी इलाका था, लेकिन इस इलाके की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। और ये सुबह सवेरे आज जब लोग सो रहे थे तब ये हमला हुआ। इस हमले में कितने लोगों की जान गई है अभी तक ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन बिल्डिंग के आसपास अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं। और ये आग उस हमले की, उस तबाही की निशानी है जो इजराइल की तरफ से दी गई है। लेबनानी फोर्सेस ने पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। इस इलाके को पूरी तरह से खाली करने के लिए कह दिया गया है और ये कहा गया है कि इस इलाके को तुरंत बंद करें। ये पुलिस की गाड़ियां हमारे आने के बाद पहुंच रही हैं, आप देख रहे हैं। जब हम यहाँ इस साइड पर पहुंचे हैं तो कोई भी गाड़ी नहीं थी पुलिस की। इजराइल के मुताबिक अब वो हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को टारगेट कर रहा है, चूंकि उसे पता है कि ये पूरा सुरंग का नेटवर्क है, इसमें भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक हैं। बिना देर किए इजराइल ने सीरिया के शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस बार जाबले शहर पर हवाई हमले किए गए। इजराइल के मल्टी फ्रंट अटैक का नया सबूत सीरिया में इन तस्वीरों के जरिए नजर आया है। पहले दमिश्क में हवाई हमला, फिर ड्रोन अटैक के जरिए सीरिया की कोस्टल सिटी को टारगेट दिया। जानकारी के मुताबिक इजराइल का ये ड्रोन अटैक सीरिया में रशियन एयरबेस के बिल्कुल पास हुआ। कहा जा रहा है कि इजरायली ड्रोन ने हथियारों के डिपो को टारगेट किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये वेपन डिपो रूस के हेमिमिम एयरबेस के पास है। कहा गया कि सीरिया और रूस की एयर डिफेंस लगातार ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ड्रोन टारगेट पर जा गिरे।
ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हवाई हमले में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मिलिट्री कंसल्टेंट भी मारे गए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नेतन्याहू ने रूसी एयरबेस को टारगेट करते हुए कहीं इस जंग का दायरा तो नहीं बढ़ा दिया, क्योंकि रूस ईरान का सपोर्ट करता है और ईरान हमास और हिजबुल्लाह के साथ है। अगर ऐसे में रूस भी मिडिल ईस्ट वाले युद्ध में शामिल हो गया तो फिर महायुद्ध शुरू होते वक्त नहीं लगेगा। इससे पहले इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को निशाना बनाकर हमले किए थे। इजराइल का कहना है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यमन की तरफ से फिर इजराइल पर हमले का दावा किया गया है। हूती विद्रोहियों ने कहा अल हवीव तक ड्रोन दागे। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद अब तेल अवीव में ये तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। 4 दिन में तीसरी बार यमन में हूती विद्रोहियों के ड्रोन तेल अवीव तक पहुंचे। 30 सितंबर को कहा गया कि मिसाइल और ड्रोन दागे। अब कहा गया कि 4 सुसाइड ड्रोन इजराइल की राजधानी को टारगेट करते हुए दागे गए। हूती विद्रोहियों के मुताबिक उनके ड्रोन टारगेट पर पहुंचे, लेकिन इजराइल ने कहा कि चारों ड्रोन्स को उनके एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। यमन में हूती विद्रोही चीफ अंसारुल्लाह की तरफ से कहा गया कि इस बार यफा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि इससे पहले कुदस 5 क्रूज मिसाइलें दागी थीं। यमन के हूती विद्रोही हिजबुल्लाह और हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर से ही हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोही उन जहाज़ों को भी टारगेट कर रहे हैं जो लाल सागर में इजराइल की तरफ से सामान लेकर जाते हैं। हमास की तरफ से हूती विद्रोहियों ने मांग की है कि इजराइल जल्द से जल्द गजा की जमीन खाली कर दे। नवंबर 2023 से अब तक लाल सागर में 100 से ज्यादा जहाज निशान बना चुका है। गाजा के वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। इजराइल के मुताबिक हमास चीफ सिनवार का करीबी और गाजा में हमास का मुखिया हवाई हमले में मारा गया। इजराइल इस वक्त याह्या सिनवार के पीछे है, लेकिन वो धीरे धीरे हमास की लीडरशिप का सफाया भी कर रहा है। जब पूरी दुनिया का ध्यान लेबनान की तरफ है, ऐसे में इजराइल ने कहा कि उसने 3 महीने पहले गाजा में एक हवाई हमला किया था। रावही मुस्ताफा याह्या सिनवार का बेहद करीबी था और गाजा में हमास के चीफ के तौर पर एक्टिव था। इजराइल के मुताबिक हवाई हमले में समेह अल सिराज और समी औदेह को भी मार गिराया गया। समेह अल सिराज हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो और लेबर कमेटी में शामिल था, जबकि समी औदेह हमास के जनरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म का हिस्सा था। हाल ही में सिनवार को लेकर इजराइल ने एक तस्वीर जारी की थी, जिस पर सवालिया निशान लगा था, यानी वो जिंदा है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। मगर इजरायली सेना लगातार हमास की लीडरशिप के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इजराइल का कहना है कि हमास के साथ कोई डील तभी होगी जब वो बंधकों को वापस भेजेगा। पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन की नई डिटेल्स जारी की हैं। सुरंगों के नेटवर्क के खात्मे के साथ सैकड़ों कमांडर ढेर करने का दावा किया। दुनिया का ध्यान इस वक्त साउथ लेबनान वाले वॉर फ्रंट पर है, लेकिन गजा में क्या हुआ इसकी नई तस्वीरें भी इजराइल लगातार अपडेट कर रहा है। इजराइल के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में सेना की 252वीं डिवीजन ने सेंट्रल गजा स्ट्रिप में लगातार ऑपरेशन चलाए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 90 दिन में हमास के 450 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। हवाई हमलों के साथ आमने सामने की जंग में सैकड़ों ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। जमीन के नीचे 8 किलोमीटर लंबे सुरंग वाले नेटवर्क को ढूंढकर खत्म कर दिया। बताया तो यह भी गया कि इस हफ्ते हमास के दर्जनों लड़ाके उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। आर्टिलरी फायर, हवाई हमले और गोले दागने के बाद इन्हें तितर-बितर कर दिया गया। इजरायली सेना और वहां की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने अजीज सलाह नाम के फिलिस्तीनी की मौत का भी दावा किया। बताया गया कि 24 साल पहले इस शख्स ने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या की थी। ईरान इजराइल जंग के बीच अब इराक से धमकी आई। शिया मुसलमानों के घुटने तेल के नाम पर दुनिया भर की सप्लाई लाइन काटने का दम भरा। पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के अधिकारी ने साफ साफ कहा, अगर जंग हुई तो फिर मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की एक बूंद बाहर नहीं निकलेगी। यूरोप भी इसका ख्याल रखे क्योंकि सर्दियां नजदीक हैं। पीएमयू मुख्य रूप से शिया मुसलमानों की पैरामिलिट्री यूनिट्स का एक ग्रुप है। ये समूह इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में एक अहम भूमिका निभा चुका है। बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देशों के पास दुनिया के 56% ऑयल रिजर्व हैं और यहाँ से कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई होती है। वैसे युद्ध की आशंका के बीच कच्चे तेल के दाम में इजाफा देखने को मिला है। इधर लेबनान ने कहा,
कि इजरायली हमले में साल भर में करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है और 9300 से ज्यादा लोग घायल हैं। खबर तो ये भी है कि पहली बार लेबनान की आर्मी ने इजरायल के खिलाफ फायरिंग की। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच तुर्की और रूस ने अपने लोगों को लेबनान से निकालना शुरू कर दिया है। जापान में करीब 80 साल बाद फटा दूसरे वर्ल्ड वॉर का अमेरिकी बम। ऐसी अफरा तफरी मची कि 80 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी। एक धमाका हुआ और आसमान धुआं हो गया। दक्षिण पश्चिम जापान के मियाजाकी एयरपोर्ट के नजदीक जब दूसरे विश्व युद्ध का बम फटा तो आसपास का इलाका थर्रा उठा। जहां पर बम फटा वहां पर 7 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। ये बम दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने गिराया था, लेकिन उस वक्त फटा नहीं था और जापान के मियाजाकी एयरपोर्ट के पास कहीं दबा रह गया था। 500 पाउंड वजन इस बम के विस्फोट की वजह से एयरपोर्ट की 80 से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि इसकी जांच हो रही है कि ये बम अचानक कैसे फट गया। 1943 में बना जापान का मियाजाकी एयरपोर्ट आत्मघाती हमले के मिशन के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैकड़ों टन बिना फटे बम इससे पहले भी जापान में दबे मिले हैं। इन बमों का पता तब चला जब निर्माण के लिए खुदाई की गई। ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क पर चलती बस में लगी भीषण आग। ड्राइवर की सूझबूझ से नहीं हुआ कोई नुकसान, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। बीच सड़क पर आग का गोला बन गई बस। धुएं के गुबार से आसमान काला हो गया। आसपास से गुजरते लोग वीडियो बनाने लगे। जलती बस को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। डराने वाली ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आई। यहाँ राइस चौक के पास एक बस में आग लग गई। दरअसल तेज रफ्तार बस पहले एक पेड़ से टकराई, उसके बाद बस में आग लगी। ड्राइवर को जैसे ही बस में आग लगने का अंदेशा हुआ, उसने फौरन बस में सवार लोगों को बाहर निकाला। हादसे की खबर दमकल विभाग को दी गई। फायर की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। अगर फायर की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। तेज बारिश ने खोल दी सुशासन के निर्माण कार्यों की पोल। बिहार के भागलपुर में एक पुलिया तेज बारिश नहीं झेल पाई और टूट गई। यहाँ पर कल तक एक पुलिया थी, यहाँ से गाड़ियाँ और लोग आते जाते थे, लेकिन अब उस पुलिया का नामो निशान तक नहीं है। अब सिर्फ सड़क के 2 छोर दिख रहे हैं। बिहार के भागलपुर में एक और पुलिया बाढ़ की तेज धार में बह गई। तेज बारिश और पानी के दबाव के कारण पीरपैंती बाखरपुर मुख्य मार्ग पर बना मुस्तफापुर चौखंडी पुलिया पानी में समा गया। इससे हुआ ये कि बाखरपुर, बाबूपुर, मोहनपुर, गोविंदपुर समेत कई गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया। पुलिया टूटने के बाद पीरपैंती बाखरपुर मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। भारी बारिश के कारण जो पुलिया बह गई वो 15 साल पुरानी बताई जा रही है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को झटका। बीजेपी छोड़ अशोक तंवर ने की कांग्रेस में घर वापसी। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की सभा में ऐसे अशोक तंवर की घर वापसी हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर को कांग्रेस का पटका पहनाया और चंद घंटे पहले तक बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेसी हो गए। सिरसा के सांसद रहे अशोक तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद नवंबर 2021 में वो टीएमसी में गए। अप्रैल 2022 में टीएमसी से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जनवरी 2024 में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और आज फिर कांग्रेस में वापस लौट आए। 2024 लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को बीजेपी ने सिरसा से उम्मीदवार बनाया था। उन्हें कुमारी सैलजा ने हरा दिया। आज भी अशोक तंवर दोपहर 1 बजे तक बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और दोपहर 3 बजे के करीब कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा के नेताओं की, दलित नेताओं की का कितना अपमान हो रहा होगा कि चुनाव से एक दिन पहले अशोक तंवर जी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। ये प्रवासी पक्षी है, इनका अपना घर बार नहीं होता। ये तो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, ये किसी के भी सके नहीं है, किसी के भी साथ नहीं। अशोक तंवर की गिनती हरियाणा के बड़े दलित नेताओं में होती है।
आज सुबह कुमारी सैलजा सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची थी। माना जा रहा है कि तभी उन्हें अशोक तंवर की घर वापसी की जानकारी दी गई होगी और उनकी सहमति भी ली गई होगी। हरियाणा में थम गया चुनाव प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन नूह और महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने की रैली। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी दक्षिण हरियाणा पहुंचे। नूह में मेवाती पगड़ी पहनाकर राहुल गांधी का स्वागत हुआ। यहाँ राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट किया और कहा कि पीएम का चेहरा अब बदल गया है। पहले नरेंद्र मोदी 56 इंच छाती की बात करते थे, अब नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं। ये बीजेपी की ABCDEF टीम्स है। कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहाँ बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। नूह के बाद राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़ में रैली की। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और अग्निवीर योजना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। आप जानते हो अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? जो पैसा हमारे जवानों के ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, कॉम्पनसेशन के लिए जब वो शहीद होते थे, कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, ये उसको छीनने का तरीका। प्रचार के आखिरी दिन डबवाली में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो में हुए शामिल। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा समेत अन्य दिग्गज नेताओं ने मांगा वोट। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में बीजेपी ने मैदान में दिग्गजों की फौज उतार दी। सीएम योगी ने कुरुक्षेत्र और जिंद में रैलियां की। योगी ने नवरात्र के पहले दिन महिषासुर चंड-मुंड का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड है, ये महिषासुर है। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने पलवल और सोनीपत के गोहाना में रैली की। हिमंता ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, काम नहीं करती। ये जो राहुल गांधी है, ये जो कांग्रेस है, ये झूठ बोलने में सदागर है। हरियाणा से हिमाचल बहुत दूर नहीं है। हिमाचल में सुना हुआ, बोले हम 1500 रुपया खटाखट करके माँ का बैंक अकाउंट में डालूंगा, नहीं डाला। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या ने भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। महाराष्ट्र में अजीत पवार का अल्पसंख्यक दांव, 10% टिकट मुसलमानों को देने का ऐलान किया। देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले मुद्दे पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतो, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे, त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे, तशा प्रकारचा निर्णय घेतला। बीड़ में अजीत पवार के इस ऐलान से महायुति में नया घमासान शुरू हो गया है। अल्पसंख्यकों को 10% टिकट देने का अजीत पवार का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव में महायुति की हार के लिए वोट जिहाद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्षी इसी पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है, अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर महायुति की हार के लिए वोट जिहाद को जिम्मेदार ठहराया था। यूपी के हापुड़ में सड़क जाम करना प्राइवेट डॉक्टर को पड़ गया भारी। पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि कुछ ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया। बदन पर अंडरशर्ट और गले में मोटी चेन पहने जिस शख्स को पुलिस खींच रही है वो प्राइवेट डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके शर्मा है। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें हाथ से खींचा, दूसरे ने उनकी पैंट पकड़कर खींचा और सीधा ले जाकर थाने में बंद कर दिया। इसकी वजह ये तस्वीरें हैं। प्राइवेट डॉक्टरों ने हापुड़ के एक व्यस्त चौराहे पर प्रदर्शन करके वहां ट्रैफिक जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। ये प्राइवेट डॉक्टर योगी सरकार के एक फैसले का विरोध कर रहे थे
वो फैसला जिसमें बगैर लाइसेंस के चल रहे हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब्स और अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हैं। पुलिस ने पहले हंगामा कर रहे प्राइवेट डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो पुलिस ने सीधे उनके अगुआ एसके शर्मा को धर लिया। पुलिस के एक्शन के बाद देखते ही देखते डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़े सभी मेंबर्स तितर-बितर हो गए। कल नए घर में शिफ्ट होंगे अरविंद केजरीवाल। फिरोजशाह रोड पर होगा केजरीवाल का नया ठिकाना। एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। एबीपी न्यूज को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना जो हो सकता है उसमें एक पता ये 5 फिरोजशाह रोड का भी है। 1 अक्टूबर को केजरीवाल के नए घर को लेकर एबीपी न्यूज ने जो खबर दी थी उस पर मुहर लग गई है। कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम का आवास खाली कर नए बंगले में शिफ्ट होंगे। केजरीवाल 5 फिरोजशाह रोड वाले बंगले में शिफ्ट होंगे। ये बंगला पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को अलॉट है। अशोक मित्तल ने बंगला रहने के लिए केजरीवाल को ऑफर किया था। ये बंगला आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से करीब है, इसलिए केजरीवाल इस बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। एक खुशी का मौका है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे। आम आदमी पार्टी के दूसरे दिग्गज मनीष सिसोदिया भी नए घर में शिफ्ट होंगे। सिसोदिया पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के सरकारी आवास 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड में शिफ्ट होंगे। मनीष सिसोदिया अभी तक AB 17 मथुरा रोड वाले घर पर रह रहे थे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया का नया घर भी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से चंद मीटर की दूरी पर होगा। दिल्ली ड्रग्स केस में गिरफ्तार तुषार गोयल को लेकर बीजेपी का आरोप, कहा कांग्रेस से हैं रिश्ते। कांग्रेस ने कहा पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। दिल्ली में 5,000 करोड़ के ड्रग्स केस में गिरफ्तार तुषार गोयल की ये वो तस्वीरें हैं जो सियासी आरोप की वजह बनी हैं। बीजेपी आरोप लगा रही कि ड्रग्स रैकेट का आरोपी कांग्रेस से जुड़ा है। उसके फोन में दीपेंद्र हुड्डा का नंबर मिला है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। इन दस्तावेजों को हवाले से बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के RTI सेल का चेयरमैन रहा है। आरोपी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी खुद को कांग्रेस RTI सेल का चेयरमैन बताया है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि तुषार कभी पार्टी में था, लेकिन बाद में उसे पार्टी से निकाल दिया गया। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि क्या ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हो रहा था, वहीं कांग्रेस इन आरोपों का खंडन कर रही है। कहां से दिल्ली भेजी गई थी 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स? देश के किन शहरों में होनी थी सप्लाई? जांच में जुटी एजेंसियां, दाऊद गैंग से भी कनेक्शन का शक। दिल्ली में पकड़ी गई 562 किलो कोकीन की खेप कहां से आई थी? एजेंसियां ये जवाब जानने के लिए तुषार गोयल से पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में 5,000 करोड़ की कोकीन के तार दुबई से जुड़ रहे हैं। स्पेशल सेल की तफ्तीश में दुबई के एक कारोबारी का नाम सामने आया है। ये कारोबारी कोकीन का बड़ा सप्लायर है। दाऊद इब्राहिम का गैंग दुबई में सेफ जोन से ड्रग्स की खरीद फरोख्त करता है। ऐसे में एजेंसियों को शक है कि ड्रग्स की सप्लाई डी कंपनी ने की हो सकती है। ड्रग्स डील का मुंबई कनेक्शन भी सामने आया है। बरामद की गई ड्रग्स की बड़ी खेप की सप्लाई मुंबई में होनी थी। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स को रिसीव करने के लिए मुंबई से भरत नाम का रिसीवर दिल्ली आया था। एजेंसियां अब भरत से पूछताछ कर ये पता करने में जुटी है कि मुंबई में ड्रग्स किसे सप्लाई होनी थी। एजेंसियां ये जानकारी भी जुटा रही है कि मुंबई में किन हाई प्रोफाइल लोगों को ये ड्रग्स सप्लाई होनी थी। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास, राजन तिवारी समेत 6 आरोपी बरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और उनके सहयोगी मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों को 15 दिन में सरेंडर करने को कहा गया है। कोर्ट ने सूरज भान, राजन तिवारी समेत 6 आरोपियों को बरी करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 2009 में पटना के विशेष अदालत ने मुन्ना शुक्ला, सूरज भान, राजन तिवारी, मंटू तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए सबको बरी कर दिया था। और मैं लगातार 15 सालों तक जेल रहा, लेकिन किस जुर्म में मैं इतना दिन जेल काटा मुझे आज तक पता नहीं। और आज न्यायपालिका ने मुझे बेदाग, जो मेरे दामन पे दाग लगा था, उससे बेदाग किया। बेदाग मैं साबित हुआ। 13 जून 1998 को राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो इलाज के लिए IGIMS में भर्ती थे।
दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला आरजेडी में हैं। जिनके ऊपर आरोप तय हुए हैं वो न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। कानून का फैसला है अब न्यायालय का, तो इस पर जवाब दिया जाएगा। 2014 में आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से आ रही है। अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। घर में रहने वाले टीचर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की भी मौत हो गई है। सीएम योगी ने कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी मिल रही है? और देखिए, जानकारी इसमें यह है कि आपसी रंजिश का मामला है और इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस दिखाई देती है कि जो मृतिका पूनम है उसने 18 अगस्त को रायबरेली में मुकदमा दर्ज कराया था हमलावर पर। शहर कोतवाली में चंदन वर्मा पर छेड़छाड़, मारपीट व जात सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज हुआ था। 18 अगस्त को सुमित्रा हॉस्पिटल में बच्चे को दिखाने गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई और आज वो अंजाम देखने को मिला। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो मंडलायुक्त हैं और जो एडीजी जोन है वो घटनास्थल पर मौजूद है, एसपी है, डीएम है और मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है कि जो भी अपराधी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और घटनास्थल पर पहुंचकर जो पीड़ित परिजन है उनके लोगों को देखा जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मामला एक दलित परिवार का है, इससे ये एक राजनीतिक रंग कर ले सकता है। ठीक है वीरेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगी फटकार। कोर्ट ने पूछा, प्रदूषण करने वालों पर नरमी क्यों? दिल्ली एनसीआर की खराब होती हवा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का मामला उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को डांट दिया। कोर्ट ने कहा, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन सही काम नहीं कर रहा है। ऐसे में हमें अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कमीशन में कुछ विशेषज्ञों को शामिल करना होगा। पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से भी सवाल पूछे कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के पहले 15 दिन पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की काफी घटनाएं हुई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों राज्य हलफनामा दाखिल कर बताए कि उन्होंने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के निर्देशों के पालन के लिए क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पंजाब में इस साल अब तक पराली जलाने की 129 घटनाएं रिपोर्ट हुई, लेकिन कार्रवाई एक में भी नहीं की गई। फिल्म अभिनेता गोविंदा को कल मिल सकता है अस्पताल से डिस्चार्ज। गोविंदा की तबीयत में काफी सुधार। 3 दिन से मुंबई के अस्पताल में भर्ती बॉलीवुड के राजा बाबू गोविंदा की घर वापसी की घड़ी आने वाली है। डॉक्टर को उनकी तबीयत में काफी सुधार दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि कल यानी शुक्रवार को उनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाए। अभी गोविंदा का तबीयत एकदम ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली कल उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं घर से पूजा करके आई हूँ। गोविंदा के लिए भी पूजा किया है, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। गोविंदा मंगलवार से मुंबई के क्रिटिकल अस्पताल में भर्ती है। उनके भाई कीर्ति कुमार कह रहे हैं कि उनको गोली से लगा जख्म भरा है। उनकी तबीयत पहले से काफी ठीक है। 1-2 दिन और आराम करने के लिए बोला गया है क्योंकि घाव जो है थोड़ा सा गहरा है। वैसे गोविंदा को गोली लगने की मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। पुलिस फिर से उनका बयान ले सकती है। गोविंदा को इसी मंगलवार अपने पैर पे गोली लगी थी, वो भी खुद की रिवॉल्वर से। गोविंदा के पैर से गोली निकाली जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के छपोरा में ठगों ने खोली एसबीआई की नकली ब्रांच। नौकरी के नाम पर कई युवाओं को ठगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लगा है, काउंटर बने हैं। जैसे किसी भी बैंक का ब्रांच होता है, ठीक वैसे ही ऑफिस का पूरा साजो सामान है। बाहर एसबीआई का बोर्ड भी लगा है, लेकिन ये एसबीआई की ब्रांच नहीं, ये ठगों की नई करामात है। हम लोग फील्ड में सर इसी रोड पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखे कि यहाँ पे स्टेट बैंक की बोर्ड लगी इतनी बड़ी, तो हम लोग सोचे कि स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बोर्ड कैसे लगी। हम लोग को खुद जानकारी नहीं कि भाई यहाँ पे ब्रांच खुल रही है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो कथित ब्रांच मैनेजर मौके से फरार हो गया। इस फर्जी ब्रांच में काम करने वाले 6 कर्मचारियों को पुलिस ने पकड़ा। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ब्रांच में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। ऑफलाइन फॉर्म डाली थी जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था जिसमें मेरा नियुक्ति हुआ था
और यहाँ छपरा में रनिंग का वो दिया थे, ट्रेनिंग सिखाएंगे। राहत की बात यह है कि एसबीआई के फर्जी ब्रांच में अभी अकाउंट ओपन नहीं हुआ था, इसलिए लोग ठगी से बच गए। पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो इस पूरे फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड है। उत्तराखंड के एक सैनिक के पार्थिव शरीर का 56 साल बाद हुआ अंतिम संस्कार। उनकी डेड बॉडी हिमाचल के रोहतांग दर्रे में बर्फ में दबी मिली। 56 साल पहले भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में लापता सैनिक नारायण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चमोली जिले के थराली ब्लॉक के कोलपुड़ी पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। यहां उनको पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। लोग भी भावुक हो गए। सिपाही नारायण सिंह भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-12 के उन 4 क्रू मेंबर्स में शामिल थे जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की बर्फीली पहाड़ियों में दुर्घटना का शिकार हो गया था। वो तारीख थी 7 फरवरी 1968। सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन में नारायण सिंह का पार्थिव शरीर करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर ढाका ग्लेशियर के पास बर्फ में दबा मिला। शहीद नारायण सिंह बिष्ट आर्मी मेडिकल कोर में तैनात थे। विमान हादसे में लापता होने के बाद उनकी पत्नी बसंती देवी और पिता महेंद्र सिंह का जीवन अभावों में बीता। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर होंगे हाजिर। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए ABP न्यूज के साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।